तो जनाब आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात करें भ्रष्टाचार के दलदल में गोते लगाते नजर आ रहे सत्ता पक्ष विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं। किसानों की जमीन हथियाने के आरोपों के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर कंपनियों के जरिए मोटा माल कमाने का आरोप लगा। उधर IBN7 के पास मौजूद कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह के इनकम टैक्स रिटर्न उनकी बेतहाशा बड़ी कमाई की चुगली कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से जांच की बातें की जा रही, लेकिन गडकरी की मुश्किल यह है कि उनके खिलाफ बीजेपी के अंदर से इस्तीफे की मांग उठ गई है। एजेंडा में बात इसी पर, क्या भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के बावजूद क्या बीजेपी के नेता नितिन गडकरी को दोबारा अध्यक्ष बनाने का जोखिम उठाया जाएगा, या फिर वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। गडकरी और वीरभद्र के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीर तरीके से जांच होनी चाहिए और देश के सामने पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। बातचीत हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता पंकज शर्मा, मुंबई से हमारे साथ शिवसेना के नेता राहुल नार्वेकर स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, द हिंदू की डिप्टी एडिटर शालिनी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य प्रशांत भूषण। प्रदीप जी ने आपने पूरी बातचीत सुनी, क्या आपको अभी भी लगता है कि नितिन गडकरी या वीरभद्र सिंह के खिलाफ किसी तरीके की औपचारिक जांच के आदेश दिए जाएंगे, या फिर इनकी पार्टी इनको अपने अपने पदों से हटाने के बारे में सोचेगी? देखिए, वीरभद्र सिंह का तो नहीं लगता कि पार्टी हटाएगी। ऐसे समय में जब पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल है, एक केंद्रीय मंत्री जिसको भ्रष्टाचार के मामले में अदालत से चार्जेस फ्रेम हो गए, उसके बाद आपको पद से हटाना पड़ा, तब आप उसको अगर चुनाव की कमान सौंप रहे हैं तो ये तो मतलब इस साहस की तो दाद देनी पड़ेगी कांग्रेस की। इस माहौल में कांग्रेस ही ये कर सकती है, दूसरी कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। और गडकरी का जहां तक सवाल है, मेरा मानना है कि गडकरी का जो कद है भारतीय जनता पार्टी में, वो ऐसा नहीं है कि पार्टी उनको सेक्रीफाइस न कर सके। वो अपने राज्य के भी सबसे बड़े नेता नहीं है, देश के तो छोड़ दीजिए, उनका कोई मास बेस नहीं है। तो इसलिए उनको, लेकिन ये बीजेपी RSS दोनों को सोचने की बात है कि क्यों RSS के नॉमिनी अब नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी या कुशाभाऊ ठाकरे जैसे नहीं होते, क्यों अब बंगारू लक्ष्मण और नितिन गडकरी जैसे लोग आ रहे हैं। तो अगर गडकरी बने रहते हैं अध्यक्ष पद पर तो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है वो तो उसके हाथ नहीं आने वाला। निश्चित रूप से उसको हर समय डिफेंसिव पर रहना पड़ेगा, हर समय जवाब देना पड़ेगा कि आप अपने अध्यक्ष के आपके कहने का मतलब यह है कि गडकरी बीजेपी के लिए लायबिलिटी हो गए हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से। अगर ये चुनाव 4 साल बाद होते तो शायद एक सोचा जा सकता था कि कुछ दिन बाद जांच की बात करो, लटकाओ, मामला ठंडा हो जाए। लेकिन अब चुनाव इतना नजदीक है और जिस तरह का माहौल बना हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर आपका पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर भ्रष्टाचार के ऐसे गंभीर आरोप हों जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं है, वो भले ही कहते फिरें कि हम सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और फला है ढका, कुछ नहीं। आप परसेप्शन की बात है, रियलिटी कुछ भी है, लेकिन परसेप्शन के स्तर पर गडकरी को साबित नहीं हुआ कि राजीव गांधी ने पैसा लिया बोफोर्स में, लेकिन एक परसेप्शन बन गया कि कांग्रेस ने और उनकी सरकार ने बेईमानी की और लोगों ने उसके आधार पर राजनीतिक फैसला लिया। तो राजनीति में अदालत के फैसले का मतदाता इंतजार नहीं करता, बिल्कुल एक परसेप्शन बनता है, उसके आधार पर वो फैसला लेता है। राहुल नार्वेकर, आपको क्या लगता है? आप शिवसेना की तरफ से जरूर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका शिवसेना का बीजेपी का गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर है? जो बात ये करें परसेप्शन के स्तर पर, अब ये लगने लगा है कि गडकरी ने का कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अंदर रोल है। ऐसे में क्या अभी भी उनको बीजेपी में अध्यक्ष के पद पर बने रहना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे? आपकी पार्टी क्या सलाह देगी बीजेपी को? मेरा मानना बिल्कुल साफ है। मेरे ख्याल से इस देश का जो नियम है, इस देश का जो लॉ है, इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी, ये मान के सभी को चलना चाहिए। और अभी ये एक राजनीतिक डिसीजन है या गडकरी जी का खुद का पर्सनल फैसला है। यदि वो चाहते हैं इस्तीफा देना, पीछे लेना, ये सब बीजेपी और उनकी अंतर्गत चीज है। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन रहेगा और इसका निर्णय सिर्फ बीजेपी ले सकेगी। आप क्या सलाह देंगे? आपकी पार्टी बीजेपी को क्या सलाह देगी? मॉरली मुझे नहीं लगता है इसमें ऐसी कोई बात है जिसके कारण एक पार्टी के अध्यक्ष को इस्तीफा देने की जरूरत है। मगर हाँ, जैसे आपने अभी कहा
कि दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन, और खास करके पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिक्स में परसेप्शन के ऊपर लोग अपनी राय बनाते हैं, बिल्कुल 100% सच है। और इसीलिए मैंने कहा यह निर्णय जो होगा वो एक राजनीतिक निर्णय होगा और इसका फैसला केवल बीजेपी और नितिन गडकरी कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि गडकरी के रहते जो शिवसेना बीजेपी का गठबंधन है, अगर वो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव में जाती है तो उसका नुकसान होगा? जैसा कि आप खुद कह रहे हैं, परसेप्शन के स्तर पर ही पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स की जाती है। शिवसेना का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, शिवसेना अपना चुनाव अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे लड़ती है और मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है शिवसेना का कार्य देख के, मतलब मैं शिवसेना के कार्य मैं कह रहा हूं कि क्या गडकरी के साथ अगर जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला आपके गठबंधन को वहां पर? हम यहां गडकरी जी के साथ या अडवाणी जी के साथ या सुषमा स्वराज जी के साथ नहीं जा रहे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। पंकज शर्मा जी, आपको क्या लगता है, क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी भी वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए? जैसा कि प्रशांत जी कह रहे हैं, पिछली बार जो ऑडियो टेप आया था, उस ऑडियो टेप के अंदर बिल्कुल स्पष्ट था, उसके आधार पर चार्जशीट भी दाखिल, जिसकी वजह से उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब ये दूसरा गंभीर आरोप लगा है, तो क्या अभी भी लगता है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, वही कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने चाहिए, या अब बदलाव की जरूरत है, कांग्रेस को एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए? प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व वो कर रहे हैं। रह गई बात मुख्यमंत्री की, तो कांग्रेस कभी चुनावों के पहले इस तरह तो किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करती नहीं है, न कोई फैसला होता है जी। विधायक फैसला करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बट क्या उनको कैंपेन लीड करना चाहिए? कैंपेन तो वो कर ही रहे हैं। क्या उनको करना चाहिए? नैतिक के आरोप एक देखिए कुल मिलाकर आरोप है क्या? कुल मिलाकर आरोप ये है जो आप बता रहे हैं कि इनकम टैक्स में उन्होंने एक रिव्यू रिटर्न दाखिल किया। क्या ऐसा रिव्यू रिटर्न दाखिल करने का कोई अधिकार किसी व्यक्ति को होता है? क्या इनकम टैक्स विभाग इसकी इजाजत देता है या नहीं देता है? बहुत सारे मैं उसके मेरिट में नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं कि गंभीर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं उनके ऊपर, आप परसेप्शन की लड़ाई में जा रहे हैं। गंभीर आरोप क्या लगा है? परसेप्शन यही आशुतोष जी, यही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बात है यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है। अच्छा, ये खतरा है परसेप्शन। और परसेप्शन, ये खतरा ये है कि एक परसेप्शन जानबूझकर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। अभी बोफोर्स की बात आप कर रहे थे, इतने वर्षों के बाद कुछ भी साबित नहीं हुआ, और आप ठीक कह रहे हैं कि एक गलत धारणा बना करके पूरे देश में एक मासूम व्यक्ति की बलि ले ली गई, और न सिर्फ राजनीतिक बलि ली गई, उसके प्राणों तक की बलि हो गई। तो ये मैं कह रहा हूं कि परसेप्शन बनाने का ये काम कौन करता है? कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट करते हैं, और मेहरबानी करिए कि आजकल मीडिया इस परसेप्शन को बनाने के काम में जाने अनजाने शामिल हो जाता है। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। मतलब आप चुनाव के मौके पर आपको लगता है कि आशुतोष और शालिनी जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरे हैं? नहीं, आशुतोष और शालिनी लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। जब हम लोग हड़बड़ी में कोई काम ऐसा करते हैं और जो गलत परसेप्शन बनाने की कोशिशें हो रही हैं, उनमें हमारी तरफ से भी मदद होने लगती है, तो इस बारे में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। शालिनी जी, क्या आपको लगता है गंभीरता से आपको सोचने की जरूरत है? क्या आपने बिना सोचे समझे स्टोरी कर दी, बिना सोचे समझे आपने भ्रष्टाचार का आप देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं? देखिए, वी आर एब्सोल्युटली अनबायस्ड, हम निष्पक्ष हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट द कलर ऑफ द पार्टी इज, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी ड्यूटी करनी है। हमारे पास कुछ कागजात आते हैं, हमें अलर्ट किया जाता है कि कुछ करप्शन हो रहा है। इट इज आवर ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट इट, वी आर ड्यूटी बाउंड टू प्लेस दोज क्वेश्चंस बिफोर द पब्लिक। बट इसी तरीके के आरोप जो है वो राजीव गांधी पर भी लगे, जो सवाल पंकज शर्मा उठा रहे हैं, और अंत तक कभी प्रूव नहीं हुआ, और उसका खमियाजा राजीव गांधी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 1956 एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था तमिलनाडु में, 144 पीपल डाइड। शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे लिया, नैतिक जिम्मेदारी ली, उन्होंने जिम्मेदारी ली। दैट इज लीडरशिप। और अब हमारी इतनी मोटी चमड़ी हो गई है कि कुछ भी आरोप लगते रहें, हमारा तो आवर लीडर्स वांट टू से कि अनलेस प्रूव्ड गिल्टी वी आर नॉट, बट हु विल डू द इंक्वायरी? इंक्वायरी करेगा कौन? प्रशांत जी, आप तो लॉयर भी हैं, बड़े लॉयर हैं, लेकिन पिछले दिनों आप जिस तरीके से एक्सपोजे करते जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आप लोग बिना सोचे समझे एक्सपोजे कर रहे हैं? राजीव गांधी बोफोर्स के मामले को बिना सोचे समझे हम लोग किसी भी नेता की इमेज को टार्निश कर देते हैं और उनको बार बार पेंट करते हैं, बेईमान साबित करने की कोशिश करते हैं। क्या ये खतरनाक बात नहीं है?
देखिए, खतरनाक हो सकती है, लेकिन अब फैक्ट्स देखिए। बोफोर्स में ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि कोई सबूत नहीं थे, बेकार के लिए राजीव गांधी की इमेज टार्निश कर दी गई। पहली बार इतिहास में स्विट्जरलैंड की सरकार ने वहां के बैंक अकाउंट का ब्यौरा दिया सीबीआई को और भारत सरकार को, और उसमें यह निकला कि काफी करोड़ रुपया क्वात्रोकी के बैंक अकाउंट में बोफोर्स ने इस गन डील के तहत डिपॉजिट किया। इतना एविडेंस आने के बाद भी केस कोर्टों में चलता रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 साल के बाद गांधी को। हाँ, तो देखिए अब ये न्यायिक व्यवस्था की बात है, इसीलिए कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, इसीलिए ये सरकार कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना आपको, अगर हाईकोर्ट की बात भी नहीं। इसीलिए व्यवस्था में काबिज लोग वो न्यायिक सुधार नहीं करते हैं। सुखराम का केस 20 साल से कोर्ट में लंबित है अभी तक, इसीलिए कहते हैं कि भाई कोर्ट में जाओ, इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी, यानी कि आपकी पूरी राजनीतिक लाइफ निकल जाए, आप कोर्ट के चक्कर काटते रहिए और तब तक आपको इनोसेंट माना जाए, जबकि साफ तौर पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वीरभद्र सिंह क्या डिफेंस दे रहे हैं इसका जवाब क्यों नहीं देते? नितिन गडकरी इसका जवाब क्यों नहीं देते कि उन्होंने रिवाइज कर दिया अपना इनकम टैक्स रिटर्न, 55 लाख का 6.5 करोड़ कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अग्रीमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसका क्या जवाब है? कहां से ये 6.5 करोड़? प्रूफ तो नहीं हुआ ना प्रशांत जी, प्रूफ तो नहीं हुआ ना। इससे ज्यादा क्या प्रूफ है भाई? इसका अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, व्यवस्था कोई मानने को तैयार नहीं है तो क्या किया? नहीं, व्यवस्था की बात नहीं। आप वीरभद्र सिंह के केस की अगर बात कीजिए तो इस मामले को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जिस मामले पर अदालत से चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं उसके बारे में पंकज शर्मा क्या कहेंगे? वो भी मीडिया का किया हुआ है। और राजीव गांधी की बात जो मैंने बात करी वो उनके व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की बात की थी। उन्होंने संसद में खड़े होकर बार बार कहा कि इसमें कोई दलाली नहीं ली गई, और ये अदालत से साबित हुआ कि दलाली ली गई बोफोर्स केस में, और उन्हीं के संबंधित पत्रों के नजदीकी लोगों ने राजीव गांधी पर तो ये आरोप लगा ना, तो उन्होंने दलाली कहा कि मैं या मेरे परिवार का कोई व्यक्ति दो आरोप था कि राजीव गांधी ने दलाली, या तो वो जानते हैं कि इन्होंने खाई और उनको बचा रहे हैं या खुद खाई, और अदालत से यह साबित हुआ कि वो जानते थे किन लोगों ने दलाली ली और उनको बचा। अदालत ने उनको क्लीन चिट दी, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी। प्रशांत भूषण जी बताएंगे, अदालत ने गिल्टी नहीं पाया उनको, उनका देहांत हो गया था, इसलिए उनके खिलाफ अदालत ने 2 बार उससे पहले हाईकोर्ट ने FIR क्वॉश कर दी, चार्जशीट क्वॉश कर दी। दोनों बार हम लोगों को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो निरस्त किया, बड़ी कड़ी टिप्पणी करी। अब सवाल यह है कि कोर्ट में हम कितने साल तक अपने जूतियां घिसते रहे? फिर जब तीसरी बार ये बेईमानी हुई, मैं कह रहा हूं कि इसमें भी बेईमानी हुई, बेईमानी से क्लीन चिट दी गई, और अगर कोई आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल गंभीर आरोप, न्यायपालिका पर गंभीर आरोप, बिल्कुल गंभीर आरोप है। मैं कह रहा हूं, मैंने तो अखबार में लिखकर बोला था कि बिल्कुल बेईमानी से क्लीन चिट दी गई, पहली दोनों बार भी और तीसरी बार भी। अगर कोई मेरे ऊपर इस पर कंटेम्प्ट का मुकदमा चलाना चाहता है, जरूर चलाए। न्यायपालिका प्रशांत, एक गंभीर बात यह है कि कहीं ना कहीं तो ये रुकना पड़ेगा ना कि भाई देश के अंदर अदालत है, लोकतंत्र है, हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी की बात तो माननी पड़ेगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अल्टीमेट फैसला पीपल्स कोर्ट में होता है, और जनता इस देश की सब देख रही है कि क्या हो रहा है, क्या तथ्य आ रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है। और इसीलिए आज ये फैसला जनता के हाथ में है। जब तक पूरा न्यायिक सुधार और एक स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे जन लोकपाल है तब नहीं बनती, तब तक ये सब फैसला, इसीलिए हम लोग जनता के सामने उजागर कर रहे हैं, क्योंकि जनता इस देश की फाइनल पीपल्स कोर्ट। प्रशांत जी, जनता की बात आपका, लेकिन शालिनी, इस देश की जनता का हाल क्या है कि सिवान में शहाबुद्दीन जीतते रहते, हर आदमी को उनके बारे में पता था, लेकिन फिर भी चुनाव दर चुनाव जीतते रहे। तो कौन सी अदालत में हम जाए? जनता की अदालत में जाए या न्यायपालिका में जाए? कहां जाए? आई थिंक ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ऐसे लोग हैं जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अमंग कॉमन पीपल, क्योंकि लोग टीवी सीरियल्स देख रहे हैं, दे आर नॉट, ये इतने कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हम एक्सपोज कर रहे हैं, कितने लोग इनको बारीकी से समझ पाते हैं? और फिर ये जो तर्क वितर्क होता है चैनल्स पे और बोलते हैं गलत आरोप लग रहा है, ट्रायल बाय मीडिया, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको मालूम नहीं कि 6 लोग पैनल में हैं, तो कौन सही है और कौन गलत है। तो जब तक उनको ये कोरिलेशन नहीं बताया जाएगा कि
जो चोरी हो रही है वो एक गरीब इंसान, ऑनेस्ट इंसान से चोरी की जा रही है और देश को लूटा जा रहा है। दिस इज एन एक्ट ऑफ देशद्रोह। राहुल नार्वेकर, क्या आप इस परिभाषा से संतुष्ट हैं या आपको लगता है सही बात जो शालिनी कह रही कि देशद्रोह की सीमा तक बात है? बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात मुझे नहीं लगती है। यदि कोई करप्शन के एक्ट में इन्वॉल्व है और उसे प्रूव किया जाता है कि ये इंसान करप्शन के एक्ट में इन्वॉल्व था, तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल देशद्रोह के नजरिए से ही देखना चाहिए। और ऐसे अगर हम इसको नहीं देखेंगे और उसको लीनियंटली अगर हम डील करेंगे तो करप्शन का जो मेनेस कैंसर की तरह हमारे समाज को खा जा रहा है वह कभी रुकेगा नहीं। बट राहुल जी, आप तो सही कहा है शालिनी जी, आप तो ओपनली गडकरी जी को डिफेंड कर रहे हैं। आपने एक बार भी नहीं कहा इस पूरे मसले की जांच होनी चाहिए। आप कहिए ना कि हाँ, भ्रष्टाचार गंभीर आरोप लगे, इसकी जांच होनी चाहिए। आप नहीं कह रहे, आप तो उनको क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब भी कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता है आप, मैं या कोई भी इस पैनल पे यह फैसला दे सकता है कि नितिन गडकरी गिल्टी है या नहीं। मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। ये कोई ओपन एंड शट केस है नहीं। आपको कुछ पीस ऑफ एविडेंस, शायद एविडेंस भी नहीं कहूंगा मैं उसे, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसके आधार पर आपने ये फैसला दे दिया है कि नितिन गडकरी इज गिल्टी। मैं ऐसा फैसला मानने में को तैयार नहीं हूं, ना ही शामिल होना चाहता हूं ऐसे फैसले में। पंकज जी, मेरे हिसाब से लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल्स एंड द लॉ ऑफ द लैंड इज यू आर नॉट गिल्टी अनलेस यू आर प्रूव टू बी गिल्टी, यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूव टू बी गिल्टी। बिल्कुल। पंकज जी, ये सवाल तो खड़ा होगा ना कि अदालतों में मामले लंबे समय तक लटके रहते हैं। अगर आप देख लीजिए खुद सिख दंगों का मसला 27 साल हो गए, अभी तक मामला लटका हुआ है। आम आदमी कितना इंतजार करेगा? हम प्रोसेस को छोटा क्यों नहीं कर देते? हम फास्ट ट्रैक्स क्यों नहीं बनाते? हम 6 महीने के अंदर फैसले की कोशिश क्यों नहीं करते? नहीं तो कौन इससे असहमत है कि न्यायिक सुधार? अरे आप लोग सत्ताधारी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी, वो कर सकती है अगर मिल जाए तो। अरे तो सत्ताधारी पार्टी तो समय समय पर बहुत सी रही हैं, सबने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की होगी, कर रही हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए राजीव जी खुद एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए थे, लेकिन वो विपक्ष में रहे और उसके बाद सरकार हमारी बनी नहीं। और अभी भी न्यायिक सुधारों के लिए ये सरकार भी काफी कुछ करने की कोशिश कर रही है, इसमें तो किसी की कोई असहमति नहीं है। लेकिन अगर प्रशांत भूषण जी ये कहें कि चूंकि आज की मौजूदा न्यायिक व्यवस्था में समय ज्यादा लगता है, इसलिए हम अदालतों से अपना भरोसा खत्म कर दें और हम ये कहने लगे कि अदालतों में चूंकि समय ज्यादा लगता है इसलिए अदालतों के फैसले पर हम अदालतों के फैसले को मानेंगे ही नहीं या उनका इंतजार ही नहीं करेंगे और सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे और सारे फैसले प्रशांत भूषण जी करेंगे, तो ये तो इस मुल्क में नहीं हो सकता। चलिए प्रदीप जी, आपसे आखिरी सवाल, आप बताइए। आप ना तो प्रशांत जी की तरीके से इंटरेस्टेड पार्टी है, ना उधर राजनीतिक दल की तरफ। आपको क्या लगता है कहां पे गड़बड़ है इस पूरे सिस्टम के अंदर? गडकरी जैसे लोगों पर आरोप लगता है या वीरभद्र पर आरोप लगता है, तो जो पुरानी परंपरा थी राजनीति के अंदर वो क्यों नहीं होती? कि आडवाणी वाली परंपरा, आरोप लगा, इस्तीफा दे दिया, बोला संसद में नहीं जाऊंगा जब तक। बिल्कुल, देखिए शालिनी ने शास्त्री जी का उदाहरण दिया था रेल एक्सीडेंट का, शास्त्री जी का एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। किसी ने संसद में, लोकसभा में खड़े होकर आरोप लगाया कि उनके बड़े बेटे को जो नौकरी मिली है प्राइवेट कंपनी में, वो प्रधानमंत्री के बेटे हैं, इसकी वजह से मिली है। वो संसद से निकल कर गए, बेटे से इस्तीफा दिलवाया, फिर संसद में आए। तो इस तरह जो सार्वजनिक जीवन में है उसको अपने को इन चीजों से ऊपर रखना पड़ेगा। आरोप लगा है, आप उसकी जांच होने दीजिए, तब तक पद से हट जाइए। ये परंपरा अगर आप डालेंगे, सभी पार्टियां डालें, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। आप जब तक इस तरह की परंपरा नहीं डालती, राजनीतिक दल नहीं डालते, तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। दरअसल हो ये गया है कि पिछले 60 सालों की बात छोड़ दें तो 25-30 सालों में खास तौर से सत्ता में होने का मतलब है कि हम राजा हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, कानून हमारे मुताबिक चलेगा, हम कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे। बिल्कुल, यह कहने का मतलब एक देश के अंदर एक तरीके की राजशाही कुछ लोगों के अंदर हावी हो गई है, जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है कि भले ही प्रधानमंत्री बार बार कहते हो सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, हमारी परंपरा के अंदर भी है कि जब एक मामूली सा आदमी आरोप लगाता है
तो राम कहीं ना कहीं सीता की अग्नि परीक्षा करा लेते। ये भी हमारी परंपरा का हिस्सा, हालांकि बहुत सारे लोग उसको गलत भी मानते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है जो सार्वजनिक जीवन के अंदर है, अगर वो शुचिता नैतिकता की बात नहीं करेंगे, अगर वो आरोपों के जवाब नहीं देंगे, अगर वो जांच से भटकेंगे या जांच नहीं होने देंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे और राजनीति की जो है वो डिस्क्रेडिट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमान इस बातचीन शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक में जाने के बता दें, ivanco.com पर हमने सवाल पूछा था क्या ताजा खुलासे के बाद नितिन गडकरी को बीजेपी अध्यक्ष पद से छोड़ देना चाहिए। हमारे 91% दर्शकों का कहना है हां, सिर्फ 9% दर्शकों ने कहा नहीं, यानी ज्यादातर दर्शक मानते हैं भ्रष्टाचार के नए आरोपों के बाद नितिन गडकरी को अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। आप भी दे सकते हैं अपनी राय, शामिल हो सकते हैं एजेंडा की बहस में। लॉग इन करिए ivanco.com। आज भी सीखता है। न पानी उबालने का झंझट, न